रीतिकाल में 20 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। उसमें रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं लिखिए। जब सबसे पहले रीतिकाल की प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद ये प्रमुख 6 लिखना है विशेषताएं। तो उसमें सबसे पहला है श्रृंगारिकता। जो श्रृंगारिता की प्रवृत्ति रीतिकाल में सर्वत्र प्रमुख के साथ दृष्टिगोचर होती है। प्राचीन आचार्यों ने श्रृंगार को रसराज कहा है, लेकिन इस काल में श्रृंगारिकता जो है ना सर्वप्रथम माना जाता है और देखा जाता है, क्योंकि उस समय के कवियों ने शासकों की जो विलासी मनोवृत्ति थी, उनकी मनोवृत्ति के अनुसार नायक और नायिका की जो चेष्टाएं होते थे, उनके मनोभावों को सूक्ष्म अंकन श्रृंगारिता नामक विशेषता में पाई जाती है। जिस तरह से बिहारी लाल श्रृंगारिता के काव्य रचनाओं में प्रमुख माने जाते हैं। जिस तरह से अनुभवों की सुंदर व्यंजन हुई है, कहत नटत रिचत रिचत मिलत गिलत, यानी कि जिस तरह से उन्होंने वर्णन किए हैं, रूप नक्शिक वर्णन करते हैं, एक नारी का नक्शिक वर्णन किस तरह से करते हैं, ये सारे के सारे इस विशेषता में दिखाई देते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल के लिए राधा कृष्ण के अनुराग पूर्ण लीला का सुंदर वर्णन बिहारी लाल ने करते हैं, लेकिन उनका सुंदरता के बारे में इस अपने काव्य में वर्णन करते। इस तरह से बस बदरस लालच लाल की मुरलीधर काई सवे करे भवरे हसै गायन कह न जाए, यानी कि उनकी इस तरह से उनकी मुरली के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने उनकी रूप रेखा को वर्णन कर रहे हैं। जिस तरह से उनके साथ नारियां जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, इस तरह से गोपियों ने उनके साथ व्यवहार करते हैं, सारे दृश्य को लेकर उन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया। जिस तरह से नायिका का रूप वर्णन में उसके केश, मुख, बिंदी, नेत्र आदि का सूक्ष्म चित्रण इसके अंदर हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ दूसरा पक्ष यहाँ है वियोग में वियोग वर्णन, संयोग वर्णन, ये सारे के सारे भी हमें इन विशेषताओं में हमें मिलती है। उसके बाद दूसरा है लक्षण ग्रंथों के निर्माण। जिस तरह से किसी पदार्थ को देखकर उसकी विशेषता को पहचान कर जिस तरह से लिखते हैं, उसी को ही लक्षण ग्रंथ कहते हैं। इस तरह से आकाश के जो लक्षण को देखकर हमें पता चलता है कि आज वर्षा होने वाली है। इस तरह से यहाँ पर भी किसी पदार्थ या वस्तु की विशेषता को देखकर लिखा जाता है, उसको लक्षण ग्रंथ कहते हैं। और इस लक्षण का ग्रंथों का निर्माण विषय अलंकार हुआ है। इसके अंदर मुख्य रूप से आचार्य केशवदास ने कवि प्रिया में अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया। सांस्कृतिक काव्य शास्त्र के आधार पर ही इन ग्रंथों की रचना हुई थी, यानी जिस तरह से हमारे जो संस्कृत के काव्य शास्त्र मौजूद थे, उसके आधार पर ये लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं। तथापि ये ग्रंथ सामान्य व्यक्तियों को ध्यान में रखकर ही लिखे गए हैं, बोलकर वर्णन करने लगे। उसके बाद भक्ति और नीति, यानी कि रीतिकालीन विशेषताओं में भक्ति और नीति के प्रमुख स्थान है। यह काव्य श्रृंगार के साथ साथ स्वाद परिवर्तन के लिए इन कवियों ने भक्ति और नीति पर काव्य की रचना की है। साथ साथ देखिए जिस तरह से श्रृंगार के साथ साथ परिवर्तन लाने के लिए भक्ति और नीति पर काव्य की भी रचना की है। इस तरह से भक्ति के रूप में भी उन्होंने वर्णन
इन काव्य धारा में हमें मिलती है। जिस तरह से मानसिक शरण भूमि के रूप में और जिस तरह से राधा की कृष्ण के प्रति जो प्रेम तत्व को इन रचनाओं में दर्शाए, तो प्रेम के तत्वों को वर्णन कर रहे हैं, दूसरी ओर भक्ति को भी प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए वह बताते, मेरी भाव बाधा हरे राधा नगरी सोए, जतन की झाई परई श्याम रहित मूर्ति होए। इस तरह से देखिए भक्ति भी प्रकट कर रहे हैं उन्होंने, भक्ति के साथ साथ प्रेम भी प्रकट कर रहे हैं। ये सब कुछ अपने दोहों के द्वारा उन्होंने वर्णन कर रहे हैं। यानी उसके लिए राधा कह रहे मेरे सारे कष्टों को दूर कर दो, तुम्हारे मेरे जो बाधा है, मेरे कष्ट है, वो सारे कष्टों को तुम दूर कर दो, क्योंकि तुम्हारी छाया पड़ते श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने अपने काव्यों में वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरह से भक्ति को प्रकट करें और उसके साथ साथ नीति भी उन्होंने प्रकट कर रहे हैं। नीति रक्षण एवं अनुभव के आधार पर नीति विषय दोनों का उन्होंने निर्माण किया। बड़े न जो गुगुन बिनु बीरद बड़ाई पाए, कात धातुरे सो कनक बेनो बड़ो न जाए। यानी किस तरह से केवल बड़े आदमी होने से, उसका नाम बड़ा होने से, परिवार में बड़े परिवार में उसका जन्म होने से बड़ा आदमी नहीं कहलाता है। बड़ा आदमी कहलाना है तो सबसे पहले उसके अच्छे गुण होना चाहिए, उसके अच्छे कर्म होना चाहिए, तभी वो बड़ा आदमी कहलाता है। वही आदमी समाज में सम्मान पा सकता है। लेकिन केवल जिस तरह से कनक कहते हैं, पत्ते का नाम कनक है, लेकिन उस पत्ते से हम जेवरात नहीं बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम बड़े आदमी बनना है तो हमारे व्यक्तित्व को बदलना है, व्यक्तित्व को अच्छा होना है, तभी हम समाज में बड़े आदमी कहलाते हैं। उनकर इस तरह से नीति संबंधित जो इन्होंने वर्णन किए। उसके बाद वीर रसात्मक काव्य में मुख्य रूप से उन्होंने इस काल में इस तरह से बहुत सारे कवियों ने उनकी वीर रसात्मक, जो राजाओं ने जो अच्छे कर्म किए थे, अच्छे काम किए थे, और एक राजा दूसरे राजा से युद्ध जीता था, उनकी जो वीरता को लेकर इसके अंदर प्रस्तुत किए वीर रसात्मक काव्य की रचना की। इसमें जिस तरह से हिंदू राजाओं के संगठन एवं विदेशी मुगलों से लड़ने की प्रेरणा, हिंदू संस्कृति और हिंदी राष्ट्र को लेकर गौरव, अभिमान की भावनाएं इस वीर रसात्मक काव्य में भी मिलती हैं। और भूषण की कविता, इस युद्ध का वर्णन, वीरों की कीर्ति, ये सब कुछ वीर रसात्मक काव्य में हमें मिलता है। इस तरह से शिवराज भूषण प्रसिद्ध रीति ग्रंथ माना जाता है। इसमें 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। इसकी भाषा ब्रज तथा शैली भाषा में लिखा गया। इसके बाद 5वां है आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण। इस तरह से इस काव्य में प्रकृति का चित्रण भी किया गया। नायक और नायिका की मानसिक दशा को लेकर अनुकूल ही किया गया। जिस तरह से संयोग वर्णन, वियोग वर्णन होता था, उनको जिस तरह से नायक और नायिका एक साथ रहते, किस तरह से उनके साथ में प्रेम भावना होती है, प्रेम होता है, और नायक एक जगह, नायिका एक जगह रहती है, तो उनके बीच में जिस तरह से जो प्रेम भावना होती है, तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से इसमें वर्णन किया गया। और आखिरी का है भाषा सौंदर्य। इस तरह से भाषा सौंदर्य आकर इस काल में जो भी कला पक्ष को महत्व दिया है, यानी कला पक्ष को एक भाव पक्ष से भी कला पक्ष को महत्व दिया गया। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी कविता को विभिन्न अलंकारों के रूप में सजाया गया। और इसके साथ साथ रीतिकाल के कवि भाषा का प्रयोग में अत्यंत सतर्क थे। उनके काव्य में ब्रज भाषा का सौंदर्य हमें मिलता है। रीतिकाल की जो काव्य में ब्रज भाषा के साथ साथ सौंदर्य तथा और माधुर्य दर्शित होता है, उन्होंने कहने लगे। इसके साथ साथ बहुत सारे विषयों को लेकर उन्होंने अपने कविताओं में लिखे हैं। तो मुख्य रूप से आकर उसके अंदर इस तरह से मुहावरों का प्रयोग किया गया, कहावतों का प्रयोग किया गया, वह भी सुंदर रूप से प्रयोग इसमें पाया जाता है, उनको कहने लगे। और रीतिकालीन कवि राजाओं के आश्रित में होने के कारण उन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया है।
राजाओं के दरबार में रहने के कारण उसी काव्य को अपनाया उन्होंने, मुक्तक शैली को अपनाया। कौन सी शैली? मुक्तक शैली को उन्होंने अपनाया है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्णन इसके अंदर किए हैं और लोगों को, यानी किस तरह से उस राजा के दरबार में जो लोग थे राजाओं को पसंद करते थे, उसके साथ साथ जो मंत्रिमंडल होता था उन लोग भी इनके काव्य रचनाओं से बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। तो इसके अंदर संक्षेप में बताया जाता है इस काव्य काल के वैभव, इसमें दृष्टिगोचर होती हैं और इसके साथ साथ रसराज श्रृंगार के सागर के विभव भी इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से यानी कि भाषा और शैली सौंदर्य के बारे में भी इन रीति काव्य की विशेषताओं में एक माने जाते हैं।